अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू my dear brothers and sisters and welcome to another episode of MWA that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq और अरफ़ कराते हैं मेरे पास सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे सामने की तरफ मौजूद हैं रिपोर्ट उमर तारड़ भाई। उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप वेलकम टू द पॉडकास्ट। जज़ाकल्लाह खैर ज़िया भाई। हम और हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे बहुत प्यारे फिटनेस ट्रेनर भी हैं और हमारे यूथ क्लब के स्पीकर भी हैं अबू साद हाफिज़हुल्लाह। अबू साद भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट। जज़ाकल्लाह खैर ज़िया भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ट्रांसजेंडर कॉरेस्पॉन्डेंट दानियाल अब्दुल्ला भाई। दानियाल भाई वेलकम टू द पॉडकास्ट। जज़ाकल्लाह ज़िया भाई। आज आपसे मैंने वो ट्रंप वाले मसले के ऊपर बड़ा एक तहकीकी जायज़ा हम लेंगे कि आखिर कोई उसको मसला हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, क्या चक्कर हो गया है और इससे बहुत ज़्यादा रिपरकशंस इंशाल्लाह क्रिएट हो रहे हैं। उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक उसकी बैटिंग एवरेज अच्छी जा रही थी, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए और ये वाकई में ये बात हमें पता है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि एक बंदा कुछ पॉजिटिव करता है, फिर कुछ बहुत बड़े ब्लंडर मार देता है, फिर कुछ पॉजिटिव करता है, फिर कुछ ब्लंडर मार देता है। सिवाय उस बंदे के जो कि वाकई में अल्लाह के दीन पर चलने वाला हो, उससे फिर हमारी उम्मीद यही होती है कि वाकई में जो कुरान और सुन्नत का पाबंद है उससे हमेशा खैर ही मिलती है, उसको भी और बाकी सबको भी। बहरहाल कुछ अच्छी चीज़ें ये हुई कि जी वो LGBT के ख़िलाफ़ बात हो गई, फिर जी वो US एड की फंडिंग रोक दी, फिर उसके अलावा बाकी जो इवन यहाँ तक कि उसने ये कहा था, ये उसके अपने अल्फाज थे और इसमें उसको वोट पड़ा है कि उसने कहा था कि हम फ़ौरन जंगों में इंटरफियर नहीं करेंगे। हम उसका पूरी कैंपेन स्लोगन ये था, मागा कैंपेन जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका पे फोकस करेंगे। हम ये जो पहले हम कभी हम इराक में घुस रहे हैं, कभी हम अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, कभी हम वियतनाम में जा रहे हैं, ये कौन सा पागलपन था जिसमें अमेरिका लगा हुआ था। तो अब हम ये नहीं करेंगे। इस बाकायदा स्ट्रैटेजी पर उसको वोट पड़ा है कि जी वाकई में अमेरिकन पब्लिक तंग आ गई थी, लेकिन अब जो है ना अमेरिकन पब्लिक भी शोर मचा रही है जो कि अभी उसकी बैक पे थे और कई मामलात में अभी भी उसकी बैक पे हैं कि देखो ये जो तुमने LGBT वाला नॉनसेंस बंद किया था और ये जो बाकी सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन अब जो उसने बात की वो बहुत ही भोंडी किस्म की बात है, प्रोपोस्टस सी बात है। वो ये कि जी अमेरिका जो है, सबसे पहले उसने कहा कि अमेरिका जो है वो गाज़ा को टेक ओवर कर लेगा। अच्छा जी, पहली बात। फिर ये कि वहाँ पे हम लोग जो है ना वो क्या कहते हैं जो है ना 10-10 मरले के और 2-2 कनाल के प्लॉट लेंगे, उसके हम टुकड़े कर देंगे, उसके हम इमारतें बनाएंगे, बड़ा खूबसूरत सा पता नहीं क्या बना देंगे उसको, और फिर वहाँ पे लोग आएंगे और बड़ी जॉब्स मिलेंगी और फलाना नौकाना होगा। तो दानियाल भाई पहला सवाल आपसे तो मैं ये पूछूंगा कि मुझे ये बताएं, क्या अमेरिका किस कानून के तहत ये कह सकता है कि हम जी गाज़ा को टेक ओवर कर रहे हैं? ज़िया भाई किसी कानून के तहत नहीं, ये ट्रंप ने बस ऐसे ही फिलबदी अपनी एक बात कर दी है जो कि एक पूरे माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है। जस्ट बाय द वे अगर आप ये नोट करें 7 अक्टूबर 2023 से जब से इस जंग का आगाज़ हुआ तब से लेकर अब तक अमेरिका, वैसे भी आपको पता है UN की जितनी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने खुलकर सीज़ फायर की मुखालफत की और उसके अलावा जो एड है वो देते रहे इसराइल को, और वो कोई नॉर्मल एड नहीं था, वो मिलिट्री एड था, यानी असलहा वगैरह उनको देते रहे ताकि वो बम वगैरह जो भी वो बरसाते रहे गज़ा के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ, अभी जो इन्होंने बात की है ज़िया भाई, इस पर भी देखिए UN के अपने चार्टर्स मौजूद हैं जो ये ख़ुद कहते थे 2 स्टेट सलूशन। वैसे अगर पर्सनली बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो 2 स्टेट सलूशन को सिरे से मानते ही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी इनके अपने उसके मुताबिक ये बात करते हैं 2 स्टेट सलूशन की कि जी इसराइल और पैलेस्टाइन को पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए सेम रीजन के अंदर। और ये बात तो ये सारे मानते हैं कि जो गज़ा का जो रीजन है इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये पैलेस्टीनियंस का जो है इलाका है, और इसके अलावा जेरूसलम के इर्द गिर्द बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मस्जिद अक्सा का भी जो हिस्सा है जिस साइड से, वहाँ पर भी मुसलमानों का वो है। लेकिन उस सारी चीज़ों के बावजूद ये अब जो इनका असल माइंडसेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और आप ये नोट करें गो कि उसने कहा था कि हम वॉर्स में नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में कि उनके यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसकी एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है, चाहे जो बाइडेन इन पावर हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और हो, वो अपनी इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटते। और नेतन्याहू इज़ द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट जो ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद US में गया, तो ये दैट टेल्स यू अ लॉट। और इसमें ज़्यादा इसके रिप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है पूरी मुस्लिम दुनिया में एक बहुत ज़्यादा बेचैनी है। सऊदी अरेबिया जो कि एक बहुत बड़ा एलाई समझा जाता है US का, बल्कि मिडल ईस्ट में आप समझ लें कि US का सबसे बड़ा, इसराइल के बाद सबसे बड़ा पार्टनर किसी को माना जाता है तो वो सऊदी अरेबिया को कहा जाता था।
तो सऊदी अरेबिया की भी इसके ऊपर बहुत सख्त स्टेटमेंट आई है। और ट्रंप ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब्राहम एकॉर्ड का भी जिक्र किया, जिसके तहत वो यूएई ऑलरेडी इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका था वगैरह वगैरह। और हमास का भी इस पर मौक़िफ़ आया। हमास ने कहा ये अब्राहम एकॉर्ड की वजह से ही तो इन्होंने इस जंग का आगाज़ किया था। और उसके अलावा उन्होंने ये सिर्फ ये बात नहीं की जा भाई, उन्होंने, अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, उन्होंने गोलान हाइट्स का भी जिक्र किया, गोलान हाइट्स का बाकायदा तौर पर जिक्र किया। और उसने कहा कि ये इसमें जो इज़राइल की सॉवरेनिटी है उसको हम तस्लीम करते हैं। और अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं, उसने जिक्र किया अपने पहली टर्म का, जब वो पहली हुकूमत में आया था। तो अगर आपको याद हो, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। इज़राइल ने ऐलान किया था कि वो अपना कैपिटल तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम को बनाना चाहता है, और ट्रंप ने वहाँ पर अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने, जी हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने अपनी उस इनिशिएटिव को बड़ा ग्लोरीफाई किया और बताया कि किस तरह उस मुक़द्दस शहर के ही पत्थरों से उस एम्बेसी को तामीर किया गया, और किस तरह वो वगैरह वगैरह जो भी उसका विजन है वो बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम दुनिया को और आम जो मुसलमान हैं उनको इस पे बिल्कुल यकसू रहना चाहिए। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वैसे भी कुरान में हमें अल्लाह ने बता दिया कि यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं हो सकते, और उसकी पता नहीं क्यों हम लोग फिर इनसे खैर की उम्मीद लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये देखें, और ये जंग क्यों रुकी जब भाई, इस पर भी अभी तो ऑफिशियली इसराइल ने जो नंबर्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे 1200 के करीब सोल्जर्स जो हैं वो इस जंग के अंदर उनकी डेथ हुई है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये फिगर 6000 तक है। और गिवन उनकी पॉपुलेशन अगर आप देखें, वो तकरीबन जो जूज़ हैं इसराइल के अंदर वो 7 मिलियन के करीब उनकी आबादी है, यानी 70 लाख के करीब आबादी है। फॉर कंपैरिजन आप देखें, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी हमारी सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है, 2-2.5 करोड़ हमारा लाहौर है, और सिर्फ 70 लाख, यानी समझ लें कि ये एक एरिया बनता है छोटा सा कराची का। तो उतनी उनकी आबादी है और टोटल आबादी है, उसमें से 6000 फ़ौजियों का मर जाना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये वो फिगर्स हैं जो अभी आ रहे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो। गो के पैलेस्टीनियंस का भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि जब वो हॉस्टेजेस का एक्सचेंज हो रहा है और जिस तरह वो कर रहे हैं, तो अंदाज़ा इस बात का होता है कि ये इनको मजबूर होना पड़ा इस सीज़ फायर डील पे, क्योंकि इनको ये लग रहा था, अगर आप रैशनली इस चीज़ को देखें तो दुनिया की हर वॉर स्ट्रेटजी और हर रैशनल के तहत हमास को ख़त्म हो जाना चाहिए था। और उस गज़ा स्ट्रिप में इतना बारूद गिराया गया कि मेरे ख्याल में 10 बार अगर वो पॉपुलेशन पैदा होती तो 10 बार उनको मारने के लिए वो काफ़ी था। स्पेशल एंटी टनल मिसाइल्स गिराए गए थे जो यूएसए ने स्पेशली, बंकर बस्टर्स जो होते हैं उनके, हाँ वो जो, जी हाँ। और उसके बावजूद ये, इसको हम समझें कि ये कोई डिवाइन हाथ है, अल्लाह ताला की कोई नुसरत है, जिसने वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी को कायम रखा, इस्तकामत दी, और उन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको मजबूर किया कि वो इनके आगे घुटने टेकें और वो एक सीज़ फायर डील करें। तो मेरे ख़्याल में अगर वो दोबारा इस चीज़ का मज़ा चखना चाहते हैं तो इस बार शायद और ज़्यादा फोर्स से उनको आए। और अगेन मैं ये कहूँगा कि आने वाले जो दिन हैं वो इनकी इस तरह की बातें इस बात का इंदिया देती हैं कि वो शायद, और ना सिर्फ ये ज़्यादा ही, बल्कि आप देखें अगर वो अपना ना सारा एफर्ट अब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, मगर ट्रंप को समझने की ज़रूरत है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। अभी आप देखें उसने यूएन को जितनी कंट्रीब्यूशन करती थी यूनाइटेड स्टेट, वो मेजॉरिटी उसकी पुल बैक कर लिया है। अच्छा, ये LGBTQ वगैरह उसको कोई बहुत ज़्यादा इस्लाम नहीं चढ़ गया था, बल्कि उस पर बहुत ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट हो रही थी और उसको लगा यार इसका कोई ऐसा आउटकम नहीं है। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने कहा कि यार ये DEI जो भी तुमने किया ये बंद करो। अभी पिछले दिनों क्रैश हुआ एक, उसको भी उसने कहा कि जी ये डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन की वजह से, ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से इनकॉम्पिटेंट पायलट्स आ रहे हैं, तो ये हरकतें हो रही हैं। इसी तरह जब भाई इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, और उस पर यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी, वो भी फ़ंड उसने पुल बैक किया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने क्लाइमेट एकॉर्ड जो है पेरिस का जो हुआ है उससे भी उसने पुल बैक किया। तो यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपनी तमाम, आप कह लें कि जो रिसोर्सेज हैं उनको अब एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और एक तरफ आप ये देखें कि वो हर तरफ से ना अपने, जिसे कहते हैं ना, हाथ निकाल रहे हैं हर तरफ से, और किधर हाथ डाल रहे हैं। और अगेन आप अगर आप देखें,
इज़राइल के हेड ऑफ स्टेट को बुलाना फ़ौरन इलेक्ट होने के इतने जल्दी, और फिर उसके साथ ये कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने, हत्ता कि वहाँ पर जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि भाई पीस इन द मिडल ईस्ट वाला जो आपका वो पूरा जो मंजन था, आप हमेशा कहते थे कि इसमें हमारा सबसे बड़ा एलाई सऊदी अरेबिया है, क्योंकि मुस्लिम रीजन है और सऊदी अरेबिया की मुसलमानों के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन है। तो अमेरिका ये कहता था कि यार ये हमारा मेन पार्टनर है टू मेंटेन पीस इन द मिडल ईस्ट। तो अब तो उसने ये बात कही, उसने कहा कि जी वी विल डू व्हाट इज़ नेसेसरी, यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, इज़राइल हमारा जो है वो मेन पार्टनर है और वो करेगा। तो ये मेरे ख़्याल में, हाँ मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में जो है इस रीजन के अंदर शायद जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की वजह से मज़ीद जो वेस्ट के अगेंस्ट गम और गुस्सा है उसमें इजाफ़ा होगा, और अल्लाह करे कि जो एक महदूद पीस डेवलप हुआ है वो अल्लाह करे कि वो प्रिवेल करे, लेकिन बज़ाहिर लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब बिल्कुल एग्रेसिवली जिस तरह वो आ रहे हैं, तो ये बात भी बिल्कुल दुनिया के सामने वाज़ेह है कि हु इज़ द एग्रेसर और कौन पीस की बात कर रहा है और कौन, और ह्यूमैनिटी की तो आप बात ही ना करें, वो आप लोगों ने देख लिया। तो ये है। अच्छा, जो आपने पहले बात की थी ना कि ये बेसिकली जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो बड़े पहले से जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो जो भी जीते ना वो इजराइल के साथ प्रो ही होती है। और अभी अगर आप दोनों प्रेसिडेंसीज का मुआवजा करें आपस में तो आपको नज़र आता है कि बाइडन के दौर में क्या था, बाइडन खामोशी से ना सारे ला रहा था कि लगे रहो और हमारी तरफ से पैसे भी लो, करते भी रहो, गाज़ा के ऊपर पूरी बम्बार्डमेंट हुई, सब ने देखा वो क्या स्लॉटर हुआ, सब कुछ हुआ। अच्छा, बेसिकली ना ट्रम्प भी कह रहा है आपने आना उधर ही आए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बदल रहा है। वो कह रहा है ऐसा करते हैं चुपचाप प्यार मोहब्बत से इनको बाहर निकाल देते हैं, जो कि उसके लिए बड़ी कोई यूटोपियन एग्जांपल है कि जी वो उठ के सारे लोग गज़ा छोड़ के तो इजिप्ट और जॉर्डन जाके सेटल हो जाएं और हम वहाँ पे जो है ना वो प्लाजे और बिल्डिंगें और होटल बनाना शुरू कर दें। अच्छा, सो बेसिकली व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि बाइडन जो था वो स्ट्रैटेजी वो भी कह रहा था हम भी आपके साथ हैं, ट्रम्प भी कह रहा है हम आपके साथ हैं। बाइडन कह रहा था कि बमबारी करनी है करो, हम उधर देखेंगे, आप बमबारी करते रहो, विल जस्ट लुक द अदर वे, और आपको पैसे शैसे सप्लाई करते रहेंगे और हम बस एक बिविल्डरमेंट का इजहार करते रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं यार हो रहा है तो अब क्या करें। अच्छा, ये नेतन्याहू जो है ये तो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स का मुजरिम है ना, ये तो वहाँ पे आया हुआ है, इसके ऊपर तो अरेस्ट वारंट जो है ना जारी हुए हुए हैं, वो इसके साथ बैठा हुआ है जिस प्रोटोकॉल के साथ। लेकिन आप ये देखो कि जिस चीज़ के ऊपर ट्रम्प इलेक्ट हुआ था ना वो यही थी कि लोग अवाम जो हैं वो खुद तंग आ चुके थे। दूसरा ये कि जो रद्द अमल आ रहा है ये वो नहीं है जो पहले था। अभी आपको सऊदीया भी बोल पड़ा है, फ्रांस भी बोल पड़ा है, चाइना भी बोल पड़ा है, रशिया भी बोल पड़ा है, हत्ता कि जिनके बारे में कहा था कि जी ये हम इनको कहेंगे कि जो है ना ये इजिप्ट और वो रख रहे हैं, इजिप्ट और जॉर्डन भी बोल पड़े हैं, वो भी कह रहे हैं भाईजान किधर कहाँ लेके आ रहे हो भाई, ये क्या करना चाह रहे हो। तो मुस्लिम मैं सवाल आपसे जो है ना एक और करूँगा कि क्या हमारे लोग भी कोई बोले हैं या हम चुप बैठे हुए हैं। देखिए, अवामी सतह पर बात की जाए तो अवामी सतह पर तो हमेशा हर लेवल पे, यानी आप भी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आवाम के जज्बात तो बिल्कुल वही हैं जैसे होने चाहिए, लेकिन हुकूमती सतह पर आप यानी जब भी हम देखते हैं तो ये हमेशा शर्मिंदगी होती है। कम से कम एक बयान तो आना चाहिए ना यार, कि आप के कम से कम अमेरिका को पता चले कि यार पाकिस्तान की भी सपोर्ट नहीं है, हम जो हरकत कर रहे हैं। बिकॉज देखें, अगर आप ये बात कर रहे हो ये तो लिटरल एथनिक क्लेंजिंग है ना कि आप, और मेरा ख्याल है जो रिपोर्टर भी सामने बैठे हुए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी बिल्कुल ही कोई फारिग तरीन किस्म के लोग थे जिन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं करा कोई बंदा कि भाई आप इनको निकालने के मूड में सवाई करने। उनके जो मार्को समथिंग नाम है उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने उसको क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जी बाद में जब उन्होंने उनसे किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हमारे प्रेसिडेंट ने बात की है कि गज़ा को हम रीबिल्ड करेंगे, तो रीबिल्ड जब वो हो रहा होगा तो लोग किधर जाएंगे, तो उस पीरियड के लिए लोगों को बाहर निकाल कर, यानी यार खुदा के बंदो हमें नहीं पता कि तुमने किस तरह तबाह किया है। गज़ा वालों ने कहा था कि गज़ा का जो मेन कंसर्न असल में ज़रा भी पता क्या, जो गेम बड़ी हो रही है इससे भी ज़रा पीछे जूम आउट करके देखें ना, तो इसराइल शुरू से चाहता है ऑक्यूपेशन, फुल ऑक्यूपेशन, ऑटोनॉमी चाहता है, एनेक्स करना चाहता है। वो एथनिक क्लींजिंग करेगा तो फिर ही एनेक्स कर सकेगा ना गज़ा को। तो बेसिक उसका ऑब्जेक्टिव है इस साइड पे गज़ा को एनेक्स करना, दूसरी साइड से गोलान हाइट्स को, क्योंकि इस दोनों में बहुत बड़ा उनका इंटरेस्ट है। और गोलान हाइट्स बाय द वे दे आर वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेन्स एट अ हाइट। इसके जो है ना जियोग्राफिकल बेनिफिट्स भी हैं और स्ट्रेटेजिक तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो दूसरी तरफ सीरिया है। और जी जो ये उनका शुरू से ऑब्जेक्टिव था इसराइल का, उसी के लिए उन्होंने ये सारी गेम्स और जो भी करते रहे हैं वो करते हैं। यूएसए इस वक्त जो है ना वो ट्रम्प ज़रा ब्लंट है,
वो ब्लंट वे में कहता जा रहा है कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक इट हैज़ बिकम अ साइट ऑफ रबल्स एंड डेमोलेशन साइट, और ये तो जो आपने कहा ना कि वो बंदे किधर जाएंगे, तो आई मीन दिस इज़ क्लैश ऑफ वो बहुत सारी ऐसे गेम्स भी हैं, क्लैश ऑफ पता नहीं क्या क्या, आई विल नॉट एंडोर्स देम, बट दिस इज़ क्लैश ऑफ मेंटालिटी। इतना डिफरेंस है दो फार अपार्ट रीजन्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ना असल जो थिंकिंग है ना इस जगह के लोगों की, वो ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका थिंकिंग स्टाइल ही डिफरेंट है, मटीरियलिस्टिक, प्योरली मटीरियलिस्टिक। अभी जो आप कह रहे थे ना कि LGBTQ को भी जो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को वो किया है, वो भी बेसिकली मटीरियलिस्टिक कैलकुलेशन की वजह से किया है, कोई एथनिक कोई सॉरी एथिक्स और मोरालिटी की बेस पे नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इनका माइंड सेट समझ ही नहीं पाते सही तरीके से। वो समझते हैं यार जैसे हम सोचते हैं मटीरियलिस्टिक गेन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनको नुकसान होगा, तो ये करेंगे वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है, जो अल्लाह को समझता है, जो दीन को समझता है, वो सोचता ही किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो अल्लाह का शुक्र है हमारे बहन भाई, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। हम बहुत ऑफ कोर्स गम और दुख तो हमें है, लेकिन एट द सेम टाइम खुशी भी है कि वो इतने स्टेड फास्ट हैं। वो कुछ हो जाता है ना तो उनके मुंह से निकलता है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। वो ऐसे जैसे एक सांस भर के ना वो कह रहे हैं, अल्लाह के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं कि हम अल्लाह पे अपना मामला छोड़ते हैं, और वो सबसे बेहतरीन डिस्पोजर ऑफ अफेयर है। ये मेंटालिटी वो ट्रंप और जो ये अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट्स हैं ये समझ ही नहीं सकते। और उनका क्लेम ये है जो उन्होंने कहा है गज़ा ने, जो विच दे हैव पुट फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड। एक तो ये कि वो कहते हैं कि हम अपने जहाँ से हम बिलोंग करते हैं हम इसको नहीं छोड़ के जा सकते, ये तो इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ है ना। दूसरा वो ये कहते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये दी है, जैसे आपने मेंशन कर दिया था, कि अगर एक दफ़ा हम निकल गए ना तो वी आर नॉट श्योर, जिस तरह का हम इसराइल को जानते हैं, कि वी विल एवर बी एबल टू कम बैक। और जैसे आपने कहा ना कि हमारे भी लोग, जो आपने सवाल पूछा कि हमारे भी कुछ इन्होंने कुछ बोला है, सुभान अल्लाह, सऊदिया बोल पड़ा है और सिसी इजिप्ट बोल पड़ा है कि ये क्या बातें कर रहे हो भाई। हालांकि प्रेसिडेंट ये ट्रंप ने भी कह दिया था, उससे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इनको जॉर्डन और इजिप्ट भेजना चाह रहे हैं, तो व्हाट इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट इट। तो उसने बड़ी वही ब्लंट स्टाइल में बड़े कॉन्फिडेंटली यूँ करके कहा कि दे विल वी गिव देम अ लॉट, वी गिव देम, प्योर मटेरियलिस्टिक कैलकुलेशन है। तो सिसी तो हम कहते हैं वो तो है ही मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इवन वो बोल पड़ा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, ये नहीं हम कर सकते, हालांकि वो ले रहा है इतना। अच्छा, वो पैलेस्टीनियन लीडर, उसका मैं इंटरव्यू देखता, ही एक्चुअली सेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर आपने भेजना ही है तो ऐसे करते हैं, हम वापस इसराइल में घुस जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हमें निकाला था हम उधर चले जाते हैं, हमें इजिप्ट क्यों भेज रहे हो, हम आप ही के साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो उधर किधर भेज रहे हो हमें, हम यहाँ आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी कि मैं बड़ा हैरान हुआ ये देखकर कि जब नेतन्याहू और ट्रंप साथ बैठे होते ना, तो नेतन्याहू के मुंह के ऊपर एक गुफी सी स्माइल थी, ही वाज स्माइलिंग लाइक अ फूल एंड लेकिन जो है ना, ट्रंप क्या कह रहा था, ट्रंप ने प्यार मोहब्बत में ये तो कम से कम तस्लीम कर दिया कि बेड़ा गर्क तुम लोगों ने किया है, क्योंकि ही सेड कि जी आपने गाजा को डेसिमेट कर दिया है, उड़ा दिया। तो लॉजिकल सवाल है किसने किया है, क्योंकि बाइडन तो मान ही नहीं रहा था ना कि कुछ हुआ है वहाँ पे। वो तो बिल्कुल कह रहा था ना, कोई इतना खास ना तो कुछ हुआ है, ना कोई इतना मसला हुआ है, क्योंकि ये ना तो वॉर क्राइम्स है। इसने कम से कम उसके मुंह पे कह रहा है, वो शक्ल बना के बैठा हुआ है कि वो कह रहा है कि उसने डेसिमेट कर दिया है, गाजा जो है वो रबल ग्राउंड बन गया है, वो तो फ्लैट हो गया है, बिल्कुल जीरो हो गया है। तो अल्लाह के बंदो, किसने किया है ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है हजरत, इसको पकड़ो ना, ये जिसने सब कुछ किया है। और वो किसने कहा अगर ये दोबारा, अगर हमने इनको ये ना किया तो ये डेवस्टेट होता रहेगा, तो कौन करेगा, ये तुम्हारे साथ पल्लू में बैठा हुआ ये तो करेगा। किया उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखें ये बात तो इतनी एविडेंट है कि लेट अस रियलाइज़ कि विदाउट अमेरिका इज़राइल कुछ भी नहीं कर सकता, और इज़राइल को इस बारे में पता है। यही वजह है कि नेतन्याहू उस वक्त ना खामोशी से बैठा हुआ था, और हमेशा इज़राइल जब फंसता है तो फिर अमेरिका जो है ना आके जो है उसको जो है सेव करता है। यही 1967 में हुआ जो अरब वॉर हुई, जब ये लोग ख़त्म होने वाले थे तो फिर जो ये अमेरिकन जो प्लेन्स हैं सब आके उन्होंने किया, और अभी भी ऐसे ही हुआ है भाई। भाई करता ही अमेरिका की शय पे एक्चुअली उसके पीछे ना हो तो इज़राइल कर ही नहीं सकता। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट नो द हिस्ट्री, हम शायद इसको समझ ना पाएँ। हम समझते हैं कि शायद इज़राइल इज़ प्लेइंग विद द अमेरिकन माइंडसेट, ऐसा नहीं है। जब अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएँ ना, देखें यू नो दिस सेक्ट प्रोटेस्टेंट्स की अगर हम बात करते हैं, इनमें जो इवेंजेलिकल्स हैं ना, दे हैव दिस अकीदा, ये इनका अकीदा है, बिलीफ है
कि अगर हम जीसस को, लॉर्ड जीसस को वापस दुनिया में लेके आना चाहते हैं, तब हमें ये ज्यूज़ को सेटल करना पड़ेगा होली लैंड में, और उसके लिए वो कर रहे हैं। और आप इनकी बुक्स पढ़ लें, इट्स लाइक ओपन सीक्रेट। आप इनकी जो भी सरमन्स हो रहे होते हैं, इनके जो टेलीवेंजलिस्ट हैं, ये तो आर्मेगेडोन की रट लगा के रखते हैं कि हम ये चाहिए। और आपको ये ट्रम्प भी उन मीटिंग्स में नजर आएगा, बाय द वे, राइट। ये चाहते हैं कि जंग हो। अच्छा, द आइडिया इज कि ये जो क्रिश्चियन माइंडसेट है ना, ये तो अपनी उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने पहले बहुत करके देख लिया, हम सीधा वियतनाम में भी गए, वहाँ पर भी हमें कितने सालों हमें मार पड़ी, फिर हमें वापस आना पड़ा। हमने बार बार, ठीक है, इराक में भी हमने देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, अभी इनको हम पैसे देते हैं, लेट देम डू दिस जॉब, राइट। और इसराइल क्यों कर रहा है? इसराइल जो कहते हैं ना कि दिस इज़ दी ब्राइटर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और ये डार्कर साइड है, जिसने यूनाइटेड नेशंस में कहा था। तो ये जो यानी वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो अपने मसीह और जो मसाया है दज्जाल जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये असल में अंदर से दे आर नॉट टुगेदर। जैसे कुरान मजीद भी कहता है ना कि आपको लगता ये है कि ये एक साथ हैं, लेकिन वक़ुलूबुहुम शत्ता, उनकी जो ना दिल वो अपने जो है प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। और ज़िया भाई, मैं समझता हूँ कि ये मैसेज हर मुसलमान को पता होना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड नो। आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा पीआर जो है कैंपेन चली है, ऐसे प्रोपेगेंडा है कि जी दीज आर गोइंग टू हैव ग्रेटर इज़राइल, ये मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और मुसलमानों की तहस नहस कर देंगे। इसकी कोई भी लेजिट बेस नहीं है, ऐसा नहीं होगा, राइट। आप मुझे कोई हदीस बता दें, कोई कुरानिक आयात बता दें कि जहाँ पे बताया गया हो कि जी ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे, मदीना तक पहुँच जाएंगे, मदीना कैप्चर कर लेंगे। ये कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये इनकी बुक्स में है, इनकी स्क्रिप्चर्स में है। तो फर्स्टली खुदारा ये अपने माइंडसेट से ना ये चीज़ें निकाल दें, बी ब्रेव। क्योंकि ज़ाबी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई जंग होती है ना, यानी जब कोई फिजिकल होती है आर्मी, उससे पहले ना साइकोलॉजिकल डिफीट देना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखा होगा ये प्लेयर्स, रेसलर्स वगैरह ये करते हैं। हबीबी जब लड़ रहा होता है पहले ना उसको आई नीड दिस टाइटल, आई नीड दिस बेल्ट। मोहम्मद अली भी ये किया करते थे, सुभान अल्लाह। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, और मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं तो समझता हूँ कि हम जो अभी कह रहे हैं ना कि हमारे लीडर्स कुछ नहीं बोले, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बट नो फॉर द फैक्ट हमारे लीडर्स, आई बिलीव, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो ज़ाहिरी बात है, हम लोग लेमन हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो हमसे ज़्यादा अवेयर वो भी हैं। एंड दीज पीपल नो ऑलरेडी कि इज़राइल कितनी खार खाता है, अमेरिकन भी खार खाते हैं। तो आई थिंक कि हो सकता है कि हमारे लीडर्स ऐसे सोचते हों कि बयान देना ठीक है, ये एक बात तो है, हो सकता है कि दे माइट बी स्ट्रेटेजाइजिंग समथिंग, अल्लाह ताला आलम। तो हमने करना क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा कलेक्टिव एनिमी कौन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया भाई, इट्स फार फेस्ट कि इज़राइल ने अभी जो बॉम्बिंग की थी और 15 महीने से करता आया है। अगर आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था हिरोशिमा में, 2 हिरोशिमास के बराबर इन्होंने पहले महीने में ही बॉम्बिंग कर चुके थे, राइट। और जो 7 साल इन्होंने खून रेजी या जो बॉम्बिंग अमेरिका ने इराक में की थी, ये इज़राइल उससे ज़्यादा कर चुके हुए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इनके पास हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे जो मुजाहिदीन हैं, राइट, जो लड़ रहे हैं, यानी अपने डिफेंस में लड़ रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इन्होंने जो हो सकता था प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज कर चुके हैं, राइट। फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह कुछ कर नहीं पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ साइन। और अब इनको शौक जो मिल रहा है कि जब ये अभी जो स्वैप हो रहे थे होस्टेजेस, तो सुभान अल्लाह, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी स्मार्ट फ्रॉम दी हमास कि वो अपने जो न्यू यूनिफॉर्म है ना उनके साथ बाहर आए, और वो हैरान हो रहे हैं ये कहाँ से आ गए हैं, इनकी और भर्तियाँ कहाँ से हो रही हैं, ये क्या हो रहा है on the day of prison swap कि what is going on, where did they all come from, these vehicles and this राइट। all ये fresh इन्होंने soldiers. क्या किया है। और देखिए सुभान अल्लाह, नाउ यू कम टू नो कि जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वअद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, क्या है मुसलमानों, उनको अपनी कुव्वत दिखाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वेरी स्मार्ट फ्रॉम दी हमास इन दैट सेंस। ज़िया भाई, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज वर द टाइम्स कि अमेरिका ने ना टेस्ट एंड ट्रायल कर चुका हुआ है और बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अल्जीरिया में फ्रांस जो है जब था, वहाँ पे सब कुछ करने के बाद फ्रांस को भी वापस आना पड़ा। ये नहीं कि मिलिटरीली वो लूज़ किया, वो उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हमारे बस की बात नहीं है।
ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। वियतनाम में भी देख लिया और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूव हो चुका है कि ये हमसे जो है ख़त्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो सीज़ फायर है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द टाइम बीइंग ये विक्ट्री है हमास की अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड ये अभी बस नहीं करेंगे। ट्रंप का भी आपने जो है सरमन सुन लिया है, इनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि जी हमने यहाँ पे इसको कैप्चर करना ही करना है। बुक्स में भी लिखा हुआ है और अभी इनकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसराइल ने जी एक मैप जारी किया है जी, और जिसमें उन्होंने वो पूरा अपना वो एक मैप ग्रेटर बनाया। इसराइल। अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जी मगीडोन वैली है जो कि है तो फ़लस्तीन का इलाका लेकिन अभी इसराइल में आ रहा है, कि हमारी जो वो ग्रेटर जंग होगी ना वो इस वैली में होगी। मीनिंग दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ देयर स्क्रिप्चर। इस्लाम हमारा क्या कहते हैं, हाँ जंग होगी, मलहमतुल कुबरा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो मुसलमान हैं इस्लाम का बोलबाला होगा। और जैसे भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गुड न्यूज़ है हमारे दीन ने हमें दी है कि इस बार इंशाल्लाह खिलाफत आएगी और बड़ी जो है करीब होती हुई नज़र आती है। और इस बार जब खिलाफत होगी वो बैतुल मक़दस में होगी इंशाल्लाह। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेल दी मुस्लिम इंशाल्लाह। तो मैंने एक बात और की थी ना, आपकी बात से मुझे याद आया कि ख्याल आया कि ये जो माइंड सेट का डिफरेंस है ना हमारा, जो ये बल्कि ये भी कह उठे हैं इनके जो वो है ना इंटेलिजेंशिया जो है इनकी, वो भी कह उठी है, हाउ कैन यू डिफीट एन एनिमी जो मरने से उनका मरने का कोई जिनकी खौफ ही जीत नहीं है। मौत में है, जी, उनको मार के आप किस तरह जीत उनको आप सकते हो? कैसे डिफीट कर सकते हैं जो है ना मरने से खाइफ ही नहीं है, जिनको प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप देख लें कि जो इनके जो लीडर्स थे जो लड़ रहे हैं वहाँ पे फ़लस्तीनी, वो ग्राउंड पे में यानी इस दुनिया से गए हैं लड़ते हुए आखिरी मोमेंट तक स्टिक फेंकते हुए। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द माइंड सेट जो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागने वाली कौमें हैं ना वो नहीं समझ सकते और ये डीकोड नहीं कर पा रहे इनको। और इस वजह से वो हमास वहीं की वहीं जिस तरह पहले दिन खड़ी थी, अपनी बंदूकें लहरा रही थी और बड़े हशाश बशाश सोल्जर्स आगे पीछे भाग, उसी तरह आज भी जब वो सीज़ फायर हुआ है, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिफीट फॉर इसराइल एंड यूएस ऑल्सो। असल में ना यूएस का मसला ये है अब बहुत बड़ा, एक और उनकी आवाम को भी हो रहा है कि इसराइल ना अब एक पीआर, इतनी बैड पीआर हुई है इस पूरे पिछले 1-1.5 साल में कि ना ये बहुत गंदा हो चुका हुआ है इसराइल, और हम उसकी बैक पे हैं, जिधर वो जाता है हमें ड्रैग कर लेता है अंदर, तो हम वो गंद हमारे ऊपर भी आ रहा है, दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है और हम बड़ी सुपर पावर, पता नहीं हम क्या क्या बातें करते थे शुरू में कि जी ये हमास ये गिने चुने वी विल क्लीन देम ऑफ और पता नहीं क्या क्या। अल्लाह ताला ने वो बिल्कुल चेंज करके दिखा दिया डिफरेंट। तो ये जो बात आपने थोड़ी देर पहले की थी ना कि अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आई कि जो चीज़ें कम से कम डील हुई हैं उन पर तो पूरे उतर आओ, और एक ऐसी बातें कर रहे हो अगर तुमने दोबारा ट्राई करना है तो फिर तुम देख लोगे। और जब भाई मेरे ख्याल में हम मुसलमानों के लिए इसमें ये लेसन है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे हो, मोमिन हो। तो देखें हमारे यहाँ पर बड़े बड़े महल्लात में और इतनी बड़ी आर्मीज़ होने के बावजूद हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक फ़ोन कॉल से डर जाते हैं और वो आज़ाद नहीं है डिसीजन मेकिंग में। यानी हमारे मुल्क में जो लॉज बनते हैं, अब तो ये बिल्कुल ओपन सी बात है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लॉज जिस तरह बन रहे हैं और जो लोग बैठ कर जिनकी मंशा पर यहाँ पर कानून साजी होती है और जिनकी मंशा पर यहाँ पर पावर एक्सरसाइज की जाती है वो सबको अब नज़र आ गया है। और दूसरी तरफ वो हमास के लोग हैं, वो जितने मर्जी कमज़ोर हो जाएं लेकिन हकीकी मानों में आज़ाद वही हैं और पावर स्ट्रेंथन, बल्कि उनमें हम कमज़ोर कह रहे हैं, असल में ताकत ही उन्हीं में नजर आ रही है। ताकत ही वो ताकतवर हैं और अल्लाह ताला का वादा है कि तुम भी गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो अल्लाह ने उनको इतना कुछ होने के बावजूद भी उनके जो उनका एक खौफ है और जो गलबा है उसको बरकरार रखा है। दानियाल भाई एक सवाल ये है आप ही से कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद ये जो एक यूएन का पूरा बना कि जी यूनाइटेड नेशंस भी वजूद में आ गया और फिर आपके पास आईसीजे भी है और जिनीवा कन्वेंशन आ गया, ह्यूमन राइट्स की बातें आ गई। इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन सब को धज्जियाँ उड़ा रही है इसकी हर एतबार से। अच्छा, ऊपर से ये कि आईसीजे का फ़ैसला भी सामने हमारे आया हुआ है, गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हुए हुए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अब पहली दफ़ा ना दुनिया देख रही है कि जो ड्रामा सबके साथ हुआ है कि ये दूसरों को ना लॉलीपॉप देते रहे कि देखो यूएन को फॉलो करो, इनको फॉलो करो, और ख़ुद जिसकी लाठी उसकी भैंस।
कि जिस धड़ल्ले से उसने कहा ना कि जी वी आर टेकिंग ओवर गाजा, किस खुशी में आप आ रहे हो यार, तो वो सामने आ गई ना आपकी, यानी जो आपकी बेसिकली जो आपका स्टैंडर्ड था ना, जो अमेरिका की असल फॉरेन पॉलिसी थी, वो ये था। देखो ट्रंप की ना, ये मैं समझता हूँ सादगी है, ये उसकी बेवकूफ़ी है, ये उसका ब्लंट होना है कि एक तो उसने सामने सामने ना उसके एडमिट कर दिया कि सारा का सारा गंद आपने किया है। अच्छा, दूसरी ये उसकी सादगी है कि उसने मुंह पे कह दिया कि बस वी आर टेकिंग ओवर गाजा। मतलब उसने बता दिया है कि यूएन जो है ना हमारे जूती की नोक पे है, आपका आईसीजे भी जूते की नोक पे है, फलां भी, ये हम इसका रिकॉर्ड ही नहीं करते। चाहे जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल वाले शोर में जाते रहे कि चूं चरां करें, ये हो गया वो हो गया, हम नहीं मानते हम नहीं मानते, ना मानो, हम तो आ रहे हैं भाई। तो उन्होंने बता दिया। देखिए हम सबको ना एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि अगर तुम यू विल प्ले बाय द रूल्स ना, तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें लगाया हुआ था कि जी आप वर्ल्ड बैंक से कर्जे लें, आप आईएमएफ से कर्जे लें, लेकिन दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि चाइना जो है उसने भी सबको जूते की नोक पर रखा हुआ था। आज चाइना जो है वो अमेरिका से ऊपर निकल रहा है, यानी राइट नाउ चाइना इज बिकमिंग अ हैवी वेट, राइट। और अभी यूएस की एक नज़र तो यहाँ पे इसराइल की तरफ है, दूसरी तरफ नज़र उसकी वहाँ है, और वहाँ वाली कंसर्न उनकी ज़्यादा बड़ी है कि चाइना बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन गया। और किस तरह बना चाइना, एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू योर ओन प्रिंसिपल्स, वट एवर दोज प्रिंसिपल्स आर, यानी किसी की बात मानने की जरूरत नहीं, आप वो करो जो आपके इंटरेस्ट में है। यानी पाकिस्तान को भी ना समझना चाहिए कि भाईजान आप वो करो जो आपके इंटरेस्ट में है। अमेरिका को देखना छोड़ो, इसराइल को, यूएन को, फलाने को, नोबडी इज प्लेइंग बाय द रूल्स हियर। यानी यार ये बदमाशी चल रही है यहाँ पे, खुल्लम खुल्ला बदमाशी चल रही है। जिसके हाथ में लाठी आती है वो सबको उसमें रगेत देता है। और यही होता था ना पुराने ज़माने में भी, आप बात करते एज ऑफ एम्पायर्स में, एम्पायर्स क्या करती थी, डिड दे कंसर्न देमसेल्व्स विद एनीबडी एल्स, कहते थे हमने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है। अभी अमेरिका जो कह रहा है कि जी हम इसराइल के साथ आएंगे और हम गजा में घुस रहे हैं, यही कर रहे, एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है ना, एक्सपेंशनिस्ट है। मैप उन्होंने पहले जारी कर दिया यार, किस कानून के तहत मैप जारी किया आपने, फॉर व्हाट रीजन, किस, यानी आप होते कौन हो ये कहने वाले कि ये एरिया हमारा होगा। यानी मैं अगर यहाँ अब हमारी जो ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एक मैप जारी कर दे कि जी ये सारा खित्ता हम लेने लगे हैं, अलार्म बेल ना बज जाए, क़यामत ना बरपा हो जाए। ये टाइम आ गया है, मैं आपको यकीन, देखें पता नहीं हमारी बात किस ऐवान में पहुंचेगी और किस जगह पे जाके किस काम में टकराएगी। यहाँ पर मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, ये जो बात आपने बोली है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मैप जारी कर देना, किसी इलाके को अपना कह देना, यूएन के सारे चार्टर्स की धज्जियाँ बिखेरते हुए, इंडिया ये कर चुका है 2019 में। अभी 5 फरवरी गुजरा है, 5 फरवरी को आपको पता है हम कश्मीर का डे बनाते हैं। तो अगस्त 2019 में 2019 में सॉरी, इंडिया ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन है और उस पर अभी कोई फ़ैसला नहीं था, उस पर बस फैसला ये था कि स्टेटस को जो है वैसे ही रहेगा जब तक ये मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता। लेकिन उसकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए इंडिया ने कश्मीर को बाकायदा तौर पर एनेक्स करके अपना एक सूबा बना दिया। और पाकिस्तान, हालांकि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है उसके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी वो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन आज तक हम कागज़ों में ही सही, लेकिन हम ये काम नहीं कर सके, पाकिस्तान नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख्याल है अपेरेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों का कि यार लेकिन कहीं यहाँ उनकी पे तो मुखालफत ना हो जाए। यहाँ पे तो खैर हम क्रेडिट भी दे सकते हैं कि हम बज़ौर बाजू जो है ना किसी को, और वो भी अपने मुसलमान भाइयों को, इस तरह एनेक्स नहीं कर नहीं, रहे। क्रेडिट मैं ये बात बिल्कुल, ये एक एंगल है, दुरुस्त है, ठीक है। आप यानी मॉरल हाई ग्राउंड पे भी अब आप हो कि यार देखो तुम्हारे किए हुए फैसले हैं, हम उनको मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। तो इसराइल तो बहुत खुलकर इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, यूएस। आप देख लें, इंडिया के मामले में देख लें और दीगर मामलात में आप देख लें, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला। और ज़िया भाई, ये मेरे ख्याल में यूएन की ना बस आखिरी रसूमात चल रही हैं। जिस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक लीग ऑफ नेशंस बनी थी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होगी तो वो ख़त्म होगी, तो मेरे ख्याल में ये अब इसकी भी आखिरी रसूमात चल रही हैं। क्योंकि आपको पता है 44% फंड कंट्रीब्यूटर है यूएन का यूनाइटेड स्टेट्स। तो ट्रंप ने वो सारा पुल कर लिया, ऑलमोस्ट 90% फंड्स तो उसने पुल कर लिए, पीछे रह क्या जाता है। तो मेरे ख्याल में अभी अगर ये इसी तरह कंटिन्यू होता है तो एक बहुत मैस डाउन साइजिंग होगी। और इसके अलावा आप देखें, जितनी भी जंगें हुई हैं वहाँ पर इनके जब पीस कीपिंग मिशंस जाते रहे हैं, बॉस्निया में, चचनिया में, तो इनके ऊपर ऐसे ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगते थे। तो ये सारा दुनिया के सामने है। जहाँ इवन अभी अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें तो अफ्रीका के अंदर ये जो प्रो वेस्टर्न ग्रुप्स हैं ना, सिर्फ ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको एड करने के लिए इनकी ट्रूप्स जाती हैं, सही है। और वो सारे वो ना दुनिया की आंखों में धूल फेरते हैं, और जहाँ पर एक्चुअल में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा होता है वहाँ पर ये कभी भी हाथ नहीं डालते। कभी भी रियल टर्म्स में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है उसके अंदर जाकर ये लड़ाई रुकवाते नहीं हैं। ये सिर्फ उस जगह जाते हैं बस क्रेडिट लेने के लिए। तो ये दुनिया के सामने है, और मेरे ख्याल में अब हमें भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए
और जाहिर सी बात है जब राय आमा यहाँ पर बैठ कर ये बातें करने का मकसद ये है जहाँ भाई मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा काम है वो ये कि राय आमा हमवार की जाए, दुनिया के सामने जो हकीकत है वो लाई जाए। जब आम लोगों में ये फहम आम हो जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर उसका जो इफेक्ट है वो ऊपरी लेवल पे भी आपको नज़र आता है। एब्सोल्युटली, यूएन हमेशा से एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे रहा है, यानी हमेशा से वो जो कमज़ोर ममालिक है ना उनके ऊपर बदमाशी वगैरह करता रहा कि देखिए आप वायलेशन कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। जो बड़े बड़े यानी पूरे पूरे हाथी गुजार देते थे और चूंटी को पकड़ लेते थे। जिस तरह ये इजराइल ने जो कुछ भी किया उसमें बस ब्लाइंड आई कर देना या थोड़ी बहुत एक जुमला जो ना बयान शान करके फिर गायब हो जाना, यानी ये हमें मुस्तकिल नज़र आ रहा है। और जो पीछे भी जंगें होती रही हैं और जो कुछ वायलेशन हुई हैं ह्यूमन राइट्स की, उसमें बस एक दो जुमले बोलना मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं है। और अब लोग भी आई थिंक इतने बेवकूफ़ नहीं, लोग भी जाग रहे हैं। भाई इराक ने क्या किया था किसी के साथ, जो कुछ इसराइल ने किया है एज़ कम्पेयर टू दैट इराक ने कुछ किया था किसी के साथ? इराक के ऊपर सारा यूएन के थ्रू यूएसए ने WMD थे ना उनके पास बाद में उनके ख्यालों में थे और वो उनकी एक वो कॉन्स्पायरेसी में थे और वो यूएसए ने करवाया था और बाद में चढ़ाई की उसके ऊपर और बहुत सारा रिसोर्सेज ले गए वहाँ से। जब ये हमने हकीकत की बात की ना कि इट्स टाइम टू रियलाइज़ हकीकत, इस वक्त बल्कि काफ़ी सालों से आप देखें बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स और डिस्टर्बेंसेस दुनिया में हुई हैं ना अभी, यानी पिछली सदी एक ले लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ले लें आप, उसमें इज़राइल का मेजर और यूएसए का मेजर रोल है। ये जो उसामा बिन लादेन और अलकायदा और 9/11 व्हाट्सएवर, अगर उनकी बातें भी मान लेना कि उन्होंने सब कुछ कराया और ये हुआ, ये इसकी भी वजह इज़राइल की जारियत थी जिसको सपोर्ट यूएसए करता था। यूएसए की शय पे इज़राइल सिर्फ ये सब कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ वो कर ही नहीं सकता। हर जगह पे जो डिस्टर्बेंस हुई है पिछले कोई आप कह लें 80 सालों में, वहाँ पे आपको इज़राइल और यूएसए नज़र आएंगे। सिर्फ आप दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में चले जाएँ, आप इराक़ तो बात कर लिए, अफ़गानिस्तान आप ले लें, आप वियतनाम और वो बोस्निया सर्बिया में क्या क्या हुआ वहाँ पे भी यूएसए का आप रोल जान लें, फिर रशिया तक चली गई हुई है बात, ये यूक्रेन के साथ जो भी चल रहा है, हर जगह पे ये दो कंट्रीज हाई एंड ड्राई छोड़ दिया अभी यूक्रेन से, उधर से भी पुल आउट कर लिया क्योंकि वो अब यही करते हैं ना, अमेरिका हमेशा साथ दिखा के फिर भाग जाते हैं। आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते इन पे। आप ये देख लें, ये बात बहुत मशहूर है, जस्ट आई एम रिपीटिंग इट, कि बशार अल असद किधर गया इस वक्त? रशिया। और जब ये जो अमेरिका के जो एलाइज थे अफ़गानिस्तान में भी, जो वो प्रेसिडेंट था उस वक्त का और भी बहुत सारे थे, जो ये उनको नहीं लेके गए। ये वह एंड टाइम पे जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन वो उन्होंने दिखाया रशिया ने कि हम अपने साथियों को छोड़ते नहीं हैं, वो ले गए हैं कम से कम। तो ये भी हमारे लिए एक टाइम है समझने के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए भी, कि जिसकी तरफ हम हमेशा देखते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह, ये भी एक शिर्क की किस्म बन जाती है बाय द वे, कि उस पर रिलाय करना। हमें एक सबसे पहले हकीकत में तो अल्लाह की तरफ देखना चाहिए, जो अल्लाह ने कहा है, जो किंग ऑफ द किंग्स है, जो खालिक़ुल कुल्लि शै है, जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसने हमें पाकिस्तान दिया है, उसकी तरफ हमें देखना चाहिए। और कम से कम दुनियावी लिहाज से उसकी तरफ तो ना देखो जिसकी इतनी मिसालें ख़यानत की और दगाबाजी की। और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारे लीडरों में, मैं पूरी मुस्लिम उम्मत की बात कर रहा हूँ, इनमें कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। इनको बार बार ये सबक मिलता है, बार बार ये सबक मिलता है कि भाइयों साथ इकट्ठे हो जाओ, कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है, किसी ने तुम्हें घास भी नहीं डालनी है। जब तक तुम अपने पाँव पे नहीं खड़े होगे, यू विल बी वर्थ नथिंग। और ये वो तालीमात हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से आ रही हैं। द सूनर वी रियलाइज है, देखो हम कौन लोग हैं यार, हम लोग यहाँ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, वी अंडरस्टैंड इट। हम जैसे नकम्मों को भी बात समझ में आ रही है, अंधे को भी समझ में आ रहा है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, राइट। और हमारे लीडरान जो है ना, अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर लगे रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, ना लीडरों का बचेगा, ना मुल्कों का बचेगा, ना कौमों का बचेगा, सब तबाह हो जाएंगे। इन्होंने छोड़ना नहीं है, ये लोग रुकने वाले नहीं है। सो वी हैव टू टेक एक्शन। और मैं होप करता हूँ कि हमारे तमाम लीडरान जो हैं वो कहीं एक टेबल पे बैठें और आपस में फैसला करें। देखिए अभी राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, जब अमेरिका ने भी ओपनली कह दिया। देखें पहले ये ना वो जरा मीज़ने बनते थे बिहाइंड द सीन्स, वो पैसिव अग्रेसिव किस्म का बिहेवियर शो करते थे, इधर प्लानिंग उधर प्लॉटिंग और इधर स्कीमिंग। और ये ट्रम्प की बात है, वो जो भी है मुंह पे आ जाता है। तो वो आके ना खुल्ला बता रहा है हम आ रहे हैं, हम ऑक्यूपाई करेंगे। तो समझ जाओ कोई बात कि व्हाट
इज गोइंग ऑन, व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द लॉबी, किस तरह से ये लोग प्लानिंग करते रहे, और अब वक्त आ गया कि हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। और राइट नाउ जिस तरह आपने कहा ना कि सऊदीया से भी आवाज़ आ गई, जॉर्डन भी बोल रहा है, इजिप्ट भी बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं। आई मीन पूरे खित्ते में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। हमास के लीडर्स ने भी अपना अपना कह दिया कि भाई ये तो कोई चक्कर ही नहीं है, कौन सा ख्वाब देख रहे हो भाई कि हम आ जाएंगे और यहाँ हम लोग प्लाजे और बिल्डिंग बनाएंगे, इस तरह थोड़ी होता है। तो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि हम लोग वाकई में एक साथ इकट्ठे हों, मिल के एक्शन लें। और ये भी बात फैक्ट है कि इन तमाम ममालिक, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, इनकी भी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों के साथ है, और इवन ये जो कुफार हैं इनकी अवाम भी इनके साथ है। यानी इनकी अवाम भी यानी जो प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज अपोज टू प्रो इजरायली सेंटिमेंट। प्रो इजरायली सेंटिमेंट इज़ अ वेरी आर्टिफिशियली क्रिएटेड सेंटिमेंट जो कि ये लॉबिंग और पैसों के थ्रू करते हैं। लोग अंधे नहीं, लोगों को नज़र आ रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हुई है, रैलिंग हुई है गज़ा के मामले में, वो सेल्फ जनरेटेड हुई है ना, ऑटोमेटिक हुई है। ज़ाबी आप हैरान होंगे, अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स आई हैं 42% जो यंगस्टर्स हैं, ज्यूज़, अमेरिकन ज्यूज़, उनकी सपोर्ट हमास के साथ है। 1/3 ऑफ कम से कम फ़लस्तीनियों के साथ, यानी जो कॉज है उसके साथ है। ज़ाबी आई स्ट्रांगली बिलीव कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, हमारे नबी ने हमें पहले ही बता दिया था कि ऐसा दौर आएगा जिसमें कत्ल और फितना, माल की हवस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से ना ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मीनिंग पोलराइजेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। तो हर बंदे को ना आजमाया जा रहा है, और जो मास्क से शायद कई लोगों ने पहने हों तो वो ना ऑटोमेटिकली उतरते जा रहे हैं। अब ये जो है सिचुएशन ऐसी है कि हर बंदा, चाहे वो लीडर की पोजीशन पे है या चाहे वो रेडी वाला है, वो देखे कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ। ज़ाबी वी हैव टू अंडरस्टैंड, और यानी हमारा यकीन है कि अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। और ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने फरमाया अपने किताब में, अल्लाह ताला का दीन गालिब आकर रहेगा। हो सकता है कि अपेरेंटली हालात बड़े मायूस कुन हों। बनु इसराइल वो उनको मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में नमाज़ पढ़ो, सजदा करना है, नमाज़ पढ़ना है, घरों में करो। क्यों? क्योंकि फ़िरौन और उसके लश्कर नमाज़ पढ़ने नहीं देते थे बाहर, उनकी आवाज़ उठने नहीं देते थे। इसी आयत में यानी कुरान की आयत है कि ए मूसा अपनी कौम को कहिए कि घरों में नमाज़ पढ़े, उधर ही किबला बना लें। वबश्शिरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को बशारत दे दें। तो वबश्शिरिल मुमिनीन, हालात तो बड़े टाइट हैं मूसा, आप यानी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वबश्शिरिल मुमिनीन, क्योंकि ए बनु इसराइल तुम्हें नहीं पता, अल्लाह ताला जानते हैं कि कुछ अरसे में तुम्हारे दुश्मन का क्या हाल होने वाला है, राइट? तो और ये बार बार हमें थीम ये मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे यानी पूरा अरब इकट्ठा होकर बाहर खड़ा हुआ है, और पूरे यानी 10,000 की नफरी है, और यहाँ पे टोटल जो मुसलमान हैं वो 3,000 हैं। उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान और ख़वातीन भी शामिल हैं। अब खंदक जब खोदी जा रही है तो एक बहुत बड़ा बोल्डर आ जाता है। तो सहाबा किराम ने बुलाया, या रसूलुल्लाह प्लीज़ आके ज़रा सिचुएशन रिजॉल्व करें। तो रसूलुल्लाह जब पकड़ते हैं कुल्हाड़ी, पहली दफ़ा जब मारी तो एक शोला और नूर निकलता है। तो फरमाते हैं फुतिहत शाम, कि शाम तुम्हारे लिए खोल दिया गया, फ़तह कर दिया गया, राइट? और फिर जब दूसरी ज़रब लगाई फुतिहल यमन, कि यमन भी जो है खोल दिया गया। फुतिहत रोम और फ़ारिस, ये नहीं ये कहा। अब देखिए इतनी टाइट सिचुएशन में भी रसूलुल्लाह ने खुशखबरी दी। अच्छा, मुनाफिकीन देखिए निफाक बाहर आ गया इस सिचुएशन में, कहते हैं कि बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी वॉशरूम तक नहीं जा सकते, राइट? तो बात वही आती है कि अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं, और ये वाकई हम सब का टेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट मैं समझता हूँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीडर्स का भी हो रहा है। अभी हाई टाइम है कि हमारे लीडर्स, हो सकता है हमें ना पता हो, मैं यानी हुस्न ज़न रख रहा हूँ, हमारे लीडर्स हो सकता है लॉबिंग कर रहे हों, और बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि यार ये जब कुफार सब इकट्ठे हो रहे हैं, और इनकी एक ख़ास तबका है जो कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि बस दुनिया में तबाही मच जाए, तो हमें भी अभी करना चाहिए। बस ये जो दीन गालिब आना है, एटलीस्ट हम अपना रोल प्ले कर लें, राइट? जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जब हम आपकी बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट आवाज़ तो उठा सकें, दुनिया तक हमारी आवाज़ तो पहुंच सके। तो हर बंदा अपना डोमेन को समझे, अपनी कैपेबिलिटी को समझते हुए, और जहाँ पे वो
काम कर सकता है वहाँ पे भरपूर तरीके से काम करें इंशाल्लाह, तो जो है इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा अल्लाह होगा। ताला खैर करे जी। ये मामला तो भी आप आगे देखेंगे किस तरह से आगे का सेशन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग होगा फॉर लॉट ऑफ पीपल टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है, लिटरली मैं आपको बताऊँ, आज का जो सेशन था ना, इस पे अगर $1 बिलियन का भी टिकट होता ना, तो इट वुड हैव बीन वर्थ इट। ये वो एडवाइस हमने यहाँ पे आज दी है जो बड़े बड़े बिलियनर्स के पास नहीं है। तो इंशाल्लाह आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आज का हमारा जो पॉडकास्ट है पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आप लोग हमारे मजीद पॉडकास्ट भी देखा करें। गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। इंशाल्लाह आप लोगों से जी नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अंटिल देन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।